राम राम, जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार, प्यार भरी राम राम सारा ने। तो देखो भाई, अपना जो टॉपिक है वो है आज महासागरीय जल धाराएं। सिंपल सा टॉपिक है। क्लास में सभी साथी जुड़कर सिर्फ 10 मिनट सुनो, टॉपिक समझ में आ जाएगा और थाने दिक्कत को नहीं होगी क्लास में कभी भी। आ जाओ सभी साथी लाइव। तन्नू जी भी हमारे भी साथ जुड़ चुके हैं, अनिल जी, परमिला मैडम भी आ चुके हैं। आ जाओ सभी साथी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैडम भी इतनी रात ने तरसक पटला रही है जाके, बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर आगे आप बात करा। तो टॉपिक देखो, मैंने कौन कौन से जो टॉपिक है वो पढ़ा दिए, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं। और जिन साथी ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जरूर देख लें भाई। देखो सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पृथ्वी की गति को लेकर। पृथ्वी की गतियां जो है वो पढ़ा, ठीक है। इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर। इसके बाद जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो पढ़ाया ज्वार भाटा। और आज जो टॉपिक है वो अपना महासागरीय जल धाराओं को लेकर। ठीक है, तो चार चौथा टॉपिक चल गया है सर। 9 वाली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नहीं बताया आपने। और यार वन वन कर लो, ठीक है, सॉरी यार। वन टॉपिक कर लो, वन वनस्पति। चलो भाई, आ जाओ, आ जा रे। टॉपिक का नाम जो है वो है महासागरीय जलधाराएं। सिंपल सा टॉपिक है, 1 मिनट में तो नहीं होगा, टाइम तो लगेगा। सागरीय जलधाराएं। 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 ठीक। इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए इसका वर्गीकरण करो, दो भाग में बांट लो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि महासागरीय जल धारा जो है उसकी उत्पत्ति क्यों होती है। और सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसकी उत्पत्ति के जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे। 2 नंबर में हम पढ़ेंगे इसके प्रकार कितने हैं महासागरीय जल धाराओं के। अगर ये 2 पॉइंट पढ़ लिए तो ये टॉपिक क्लियर है आपका। सबसे पहले महासागरीय जल धाराएं क्या, समुद्र में चलने वाली जो धाराएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं, महासागरीय जल धाराएं। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसकी परिभाषा ही लिख लेना, महासागर के जल का एक निश्चित दिशा में गति करना महासागरीय जल धारा कहलाता है। क्या लिखोगे परिभाषा, महासागरीय जल का महा, यानी इसकी परिभाषा पूछे पहले तो महासागरीय की परिभाषा बता रहा हूं मैं। महासागरीय जो जल धारा है इसकी परिभाषा क्या होगी। कोई कौन पूछा था ना परिभाषा, बस थे थोड़ा सो किए, लिख लियो, बढ़िया लगेगी नोट्स में, थोड़ा पता होगा कि जो समुद्र का सागर होता है, जल होता है, उसमें निश्चित दिशा में जो गति करते हैं, निश्चित दिशा में जो जल गति करता है उसे बोलते हैं महासागरीय। महासागरों के जल का एक निश्चित दिशा में गति करना महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में गति करना। निश्चित दिशा में क्या करना भाई, गति करना, क्या कहलाता है, महासागरीय जल धाराएं। ठीक है। महासागरीय जल धाराएं की जो दिशा देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये ऐसे चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति, तो इसकी जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के जो कारण है उसको हम दो भाग में बांट कर पढ़ सकते हैं। नंबर 1 में आता है प्राथमिक। प्राथमिक जो कारण है, किन कारण जो है वो अपन को ये देखने को मिलता ही है। और दूसरा जो कारण आता है वो द्वितीय कारक कह सकते हैं, द्वितीय कारण बोल सकते हैं, द्वितीय बल बोल सकते हैं, द्वितीय कारक बोल सकते हैं। कारक भी बोल सकते हैं और कारण भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। प्राथमिक के अंदर सभी साथी ये बताओ, ऑडियो वीडियो तो क्लियर आ रही है ना, ऑडियो वीडियो तो क्लियर आ रही है। एम डी जाट, विकास कुमार, मनु स्वामी, अल्लाह भाई मनु स्वामी आ जाओ, सभी साथी आ गए आज तो लाइव है। तो पहला जो प्राथमिक कारण देखेंगे उसमें सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है पृथ्वी की। अब देखो आपको मैंने बताया था ना कि महासागरीय जो जल धाराएं बनती है वो परिक्रमण या परिभ्रमण, परिभ्रमण है, परिभ्रमण गति से, परिभ्रमण गति से। पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उससे क्या बनती है, उससे जो है वो महासागरीय जल धाराएं बनती है। क्यों बनती है, कैसे बनती है वो बता दूंगा। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि ये
दूसरा जो आपको याद रखना, वो याद रखना अपकेंद्रीय बल को। अपकेंद्रीय बल, फेरेल ने नियम दिया था। फेरेल ने क्या दिया था? नियम दिया था। और उस नियम के अंदर जो फेरेल का नियम था, कोरियोलिस बल भी लिख सकते हो, अपकेंद्रीय बल की जगह आप कोरियोलिस बल लिख लो, थोड़ा बढ़िया रहेगा। कोरियोलिस बल लिखो इसमें, और बढ़िया रहेगा। कोरियोलिस बल, कौन सा बल याद रखना है? कोरियोलिस बल। पहला पृथ्वी की परिभ्रमण गति, और दूसरा हो जाएगा कोरियोलिस बल, और तीसरा प्रचलित पवने। 3 नंबर पर जो है वो क्या लिखोगे? प्रचलित पवने। ये 3 कारण जो है वो प्राथमिक माने जाते हैं। द्वितीय कारण में अगर अपन बात करें तो तापमान हो गया, तापमान, लवणता, लवणता और वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। तीन कारण आपको यहां पढ़ने हैं। अब ये कारण पढ़ लोगे तो आप जान जाओगे। ओके सर, कंटिन्यू। बिल्कुल जीतू कुमार जी। चलो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्राथमिक बल को, प्राथमिक कारक को पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के जो प्राथमिक कारण है उसमें कौन कौन सा है। सबसे पहले अपनों को पढ़ना है, नंबर 1 पर लगा के लिखो, इसके जो उत्पत्ति के कारण है वो पढ़ रहे हैं। और उत्पत्ति में भी कौन से पढ़ रहे हैं? प्राथमिक। तो अपन यहां पर लिखेंगे प्राथमिक जो कारक है या कारण है उनको। इसमें सबसे पहला लिखोगे पृथ्वी की परिभ्रमण गति। कौन सी गति? परिभ्रमण गति। परिभ्रमण का मतलब पता क्या होता है? अब समझो यहां से। अब आपको पता है पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन। पृथ्वी जो घूर्णन है वो कैसे करती है? तो आप बोलोगे गुरुजी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व, सुनना ध्यान से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूर्णन करती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहूं कि यहां पर ये है एक पेड़ लगा हुआ, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। यहां पर ये एक खंबा लगा हुआ है, एक पोल लगा हुआ है। यहां पर मान के चलते हैं कोई एक व्यक्ति खड़ा है। यहां पर एक्स वाई जेड कोई भी चीज है। ये दिशा मैं बता रहा हूं पश्चिम, और वो दिशा बता रहा हूं पूर्व। अब मुझे ये बताओ, अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हो, आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हो, तो आपको ये जितना भी सामान यहां पर दिख रहा है, ये किस दिशा में गति करता हुआ नजर आएगा? ये आपको पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ नजर आएगा। कैसे? सोचो। हम अब देखो मेरे सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड है या ये मार्कर है। मैं जा रहा हूं, जैसे ये पश्चिम है और वो पूरब है, मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अच्छा, ये मुझे क्रॉस कर रहा है, मैं इसे, अब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, तो ये तो इस दिशा में गति कर रहा है और मैं आगे जा रहा हूं। तो इसका मतलब जब मैं पश्चिम से पूर्व जाता हूं, तो जो यहां पर जो भी एक्स वाई जेड पवने वगैरह चलेंगी, जो भी होंगी, तो उनकी जो दिशा होगी वो विपरीत हमें नजर आएगी। इसीलिए अपन ये देखते हैं कि जो पवने हैं, ये जो महासागरीय जल धाराएं है, मैंने कहा था कि कैसे देखने को मिलती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। क्यों मिलती है? क्योंकि पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूर्व करती है, इसलिए हमें इनकी जो दिशा देखने को मिलती है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है। बोलो, ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है। तो याद रखना, जो जल होता है वो दोनों गोलार्ध में विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है। तो पृथ्वी तो ऐसे घूमती है, तो हम लिखेंगे यहां पर, ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बात जल की। तो जल जो है वो इस दिशा में गति करेगा, जल इस दिशा में गति करेगा, और जल जब इस दिशा में गति करेगा तो यहां पर पूरब से पश्चिम जो है वो महासागरीय जल धाराएं उठेंगी, है ना। जल जो है वो इस दिशा में गति करेगा, तो हम क्या ये लिखेंगे कि जल दोनों गोलार्धों में, जल दोनों गोलार्धों में, जल दोनों गोलार्धों में पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है। दोनों गोलार्धों में, गोलार्धों में, गोलार्धों में पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर गति करता है, की ओर गति करता है। अब जब जल गति करेगा तो यहां पर
जल गति करेगा, तो जल गति करेगा तो महासागरीय जल धाराएं बनेगी। अरे महासागरीय जल धारा बढ़ेगी तो उनकी दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम। ये बात बताओ, समझ में आ गई क्या? चलती हुई बस में पेड़ों की संख्या। हाँ। अनिल, मनीषा, रोहित, भरतपुर जी सर। सर जी दो के दूं। राम राम भाई, राम राम सभी को, राम 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 राम। बोलो, इतनी बात था ना, पहलो कारण समझ में आयोगे कि हवा जो है वो कैसे चलती है, ये मैंने बताया। और पृथ्वी की परिभ्रमण गति से भी जो है महासागरीय जल धाराएं बनती हैं, ये बन रही है। अच्छा, बनेगी कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि पृथ्वी जो है वो इस गति में घूम रही है। अब ये इस दिशा में घूमेगी तो इसके विपरीत ही जल जाएगा। तो यहां जो जल धाराएं उठेंगी, अभी थोड़ा समझो, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट बढ़ोगे, सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। यस सर, शाबाश। ये था पहला कारण। दूसरा, दूसरा जो है हमारे सामने वो क्या है बताओ? दूसरा जो कारण है वो कोरियोलिस बल है। ये जो कोरियोलिस बल है, इसमें क्या है, फेरल ने नियम दिया था। इसमें फेरल का नियम पढ़ते होते हैं अपने। किसका नियम पढ़ते हैं? फेरल का नियम। ये भाई साहब अलग ही अपनी कहानी बता रहा है। क्या बता रहा है पता है? वो आ बात क्या है कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब को आप दो भागों में बांटो। ये लो, बांट दिया भाई। ये उत्तरी हुआ, ये दक्षिणी हुआ, हो गया। इसने कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी, ये जो उत्तरी गोलार्ध आपको देखने को मिलता है, गोलार्ध यहां पर, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर होता ये है कि जो फेरल का नियम होता है, उसमें पृथ्वी, वही बात बोलते, देखो जितने भी ये भूगोल वेता है, जो भी इतिहासकार है, जो भी ये बातें वही बोलते हैं, बस थोड़ी सी बात को घुमा देते हैं, थोड़ी सी बात को, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात को घुमाएंगे। ठीक है। अब ये थोड़ी सी बात को क्या घुमा रहा है, ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं, जो पवने हैं वो दाईं ओर चलती है और चलती है। अब देखो, ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको ये पता है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने हैं, वो पवने, वो कैसे चलती है? बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है। अब देखो कैसे, सभी सुनना ध्यान से, मजेदार बात है कि इसका अगर अपन दाया देखें तो कैसे होगा, मेरी बात सुनो। मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, मुझे जो है वो नीचे की ओर आना है, तो मेरा दाया कहां होगा? मेरा दाया होगा इधर की ओर। तो ये पवन जो है वो इधर चला दो, चला दी। अब बस इस प्रकार से कंटिन्यू चलते जाओ। ये इसका दाया है, कहीं भी खड़े होकर देख लो, ये इसका दाया होगा। यानी दाया अपन ये बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में जो हवा है वो चलती है कहां पर? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अब ये जब कोरियोलिस बल, ये हवाएं चलेंगी इस प्रकार से, तो ये हवाएं चलेगी तो यहां क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। सुनना ध्यान से, यहां पर जो है वो क्या भरा हुआ है? इधर गुरुजी जल भरा हुआ है। तो ये जो जल भरा हुआ है, तो ये हवा कैसे उठाएंगी? जैसे प्रकार से चल रही है, अब ये कैसे चल रही है? ये आप देखोगे ना, तो ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो ये इस दिशा में चल रही है। वही बात है घूम फिर के, पूरब से पश्चिम की ओर। ये भी जो हवाएं हैं वो कैसे चलेंगी? ये देखो, ये हवाएं इस प्रकार से, घड़ी ऐसे चलती है, तो ये भी जो हवाएं वो इसी प्रकार चलेंगी। बताओ, मेरी बात समझ में था ना, आई के? तो यहां दूसरा जो कारण मैंने पढ़ाया, वो बढ़ाया कि यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जो है वो हवा चलती है। और दक्षिण में बात करें, अब जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, मान लो, सुनो सारे, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरा बायां कहाँ होगा मेरे भाई? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरा मैं ऊपर से आऊं या नीचे? चलो नीचे चला, आठों चला, नीचे। उधर ऊपर से चला था तो यहाँ से चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूं और नीचे जाना है मुझे, मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे नीचे जाना है, तो मेरा बायां ये होगा, तो ये इस दिशा में, बस इसको चला दो। ये देखो, ये लो, ये हो जाएगा मेरा बायां। तो ये बायां हो जाएगा, तो ये इस दिशा में पवन जो है चलेगी। समझ में आई बात? समझ में आ गई क्या बात भाई? ये शाबाश। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बाईं ओर चलती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी। तो यहां पर अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इसे क्या बोल सकते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा।
विपरीत दिशा में। तो यहां दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलती है वो बाईं ओर चलती हैं, तो घड़ी की विपरीत दिशा बन जाएगी। ये यहां पर इसका अगर अपन देखेंगे तो ये बायां ओर हो गया, और बाईं ओर ये इस प्रकार से यहां चल रही है। ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। तो महासागरीय जल धाराएं अगर आपसे प्रश्न पूछे, बताओ उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ महासागरीय जल धारा उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है। महासागरीय जल धारा उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, और महासागरीय जल धारा दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, ये प्रश्न बताओ। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बाईं ओर चलती है। क्लियर, क्लियर। सर एक बार पहली और सेकंड वाली स्लाइड करना तन्नू वर्मा। अच्छा, एक बार फर्स्ट एंड सेकंड पीछे वाली स्लाइड करना प्लीज। क्या है पीछे वाली पे? अच्छा, क्या करवाइए ये पूछ रहे हो। देखो, एक तो हमने ये बताया उत्पत्ति कारण में, पहले ये बताया फिर ये बताया। दूसरे में पढ़ेंगे अपने जो है वो आगे। ठीक है, इसमें जो भी है। तो मैंने पहला पृथ्वी की परिभ्रमण गति बताया, घूर्णन के कारण जल इस प्रकार चलेगा। ठीक है, और यहां भी मैंने आपको जो है वो कोरियोलिस बल के हिसाब से जो है ये बात बताई है मैंने। ठीक है, ये बताओ समझ में आई क्या है। जी सर, चलो फिर बहुत बढ़िया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कारण होगा, क्या कह रहे हो, क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, ऊपर क्लॉकवाइज, दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा जो है वो है प्रचलित पवने। प्रचलित प्रचलित पवने। पवने चलती हैं, कैसे चलती हैं आपको पता है गुरुजी? नहीं पता? नहीं पता तो सीखना पड़ेगा। अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे पवन, ठीक है, उसके अंदर और बहुत शानदार तरीके से जानेंगे कि पवनें किस प्रकार से चलती है, कैसे क्या कहानी होती है। यहां मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं पवनों की दिशा किस प्रकार से क्या रहता है। बस एक कंसेप्ट याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी वो दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी वो बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब थे मेरे दूध ठंडो हो रहे थे, पी लो सारा। ठीक है, फिर मैं ही पी लूँ, जल्दी जल्दी लो, पी लो, पी लियो है भाई। सारो ना पीजियो, मारूंगा देख ले, सारो पीगा तो। सर मैं नोट्स बना रही हूँ, बहुत बढ़िया नोट्स बना रही हूँ, और क्योंकि आज रोटी खाई कौन गई यार क्लास का चक्कर में, तो थोड़ा सा दूध पी लिया। ले, अरे तो सही है। तो क्लास भी फिर 11 बजे ना हूँ आ तो थोड़ा लेट कर देता क्लास को, फिर कहता गुरुजी क्लास आज लेट होगी। प्रचलित पवने, देखो यहाँ दो पवने समझ लो आप। जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी में यहां पर होगी भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखो भूमध्य रेखा से ऊपर एक रेखा यहां खींच दो, एक रेखा आप यहां, वैसे रेखाएं आपको ये काफी पढ़नी पड़ेंगी। ये 30 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखो, ये कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास जो पवनें चलती हैं उन्हें बोलते हैं व्यापारिक पवनें। इसके आसपास व्यापारिक पवनें चलती है। व्यापारिक पवन, कौन सी पवन चल है? व्यापारिक पवन। तो निचला दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम यही कहानी होगी, व्यापारिक पवन चलेंगे। इसके बाद पछुआ पवनें, इस भाग में जो पवनें चलेंगी वो पछुआ। कौन सी पवन? पछुआ पवन। सेम नीचे इस भाग में जो पवन चलेगी उसे क्या बोलेंगे? पछुआ पवनें। चलो अब समझो इस बात को। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में वो क्या होती है, ये समझना। व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में देखो, यहां पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है,
इस भूमध्य रेखा में, क्योंकि मैंने कहा सूर्य की किरणें ज्यादा होती हैं। तापमान यहाँ अधिक होता है तो वायु दाब क्या होगा यहाँ का, वायु दाब जो होता है वो यहाँ का कम होता है। अब यहाँ का जो वायु दाब है वो क्या होगा, कम। अब या इसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा, इसके विपरीत देखने को मिलेगा यहाँ, यहाँ तापमान तो ऊपर होता है कम, और वायु दाब जो वो क्या होता है, अधिक। सेम नीचे कंडीशन बनेगी, और हवा चलती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। अब मान लो मैं ऊपर से आ रहा हूं, मुझे ऊपर से चलना है यहाँ नीचे की ओर, क्योंकि हवा चलेगी उच्च वायु दाब से निम्न। तो ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में पवनें कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज यानी दाईं ओर। पवनें कैसे चलेंगी, दाईं ओर। तो मेरा दायां कहां होगा, ये। अरे मेरा दायां कौन सा है, ये वाला हाथ यही है। हाँ गुरुजी, तो ये लो। तो अब इधर ही चलानी है, इस दिशा में जो है वो पवनों की गति रहेगी। सर जी ये भी वही दिशा है, हाँ तो बस घूम फिर के बात तो वैसी आ रही है। चल तो ये इधर से ही रही है और दिशा इनकी ऐसे जा रही है, बात तो वही आ रही है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां सेम बनेगा, तापमान अधिक, जबकि वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। तो इनकी दिशा क्या होगी, सॉरी, यहाँ तापमान कम होगा और वायु दाब क्या होगा, अधिक। सेम ये वाला, तापमान कम वायु दाब अधिक, ये कंडीशन। तो हवा ऐसे चलेगी उच्च वायु दाब से निम्न की ओर। अच्छा इसमें चलती है बाईं ओर। अगर मैं नीचे से सामने की ओर जा रहा हूं तो मेरा बायां ये होगा। देखो इसमें भी हवा इसी दिशा में चल रही है, घूम फिर के बात बाई बोली है। तो ये होती है व्यापारिक पवनें, इस दिशा में चलेंगी। जब ये व्यापारिक पवनें जो है वो जल के ऊपर से गुजरती है, जैसे ये जल है, जब ये व्यापारिक पवनें यहाँ जल के ऊपर से गुजरती है तो इन यहाँ पर जो है वो महासागरीय जल धाराएं जो है वो बन जाती हैं। महासागरीय जो जल धाराएं हैं वो क्या है, बन जाती है। जब ये जल के ऊपर से गुजरती है तो यहाँ पर क्या बन जाती है, महासागरीय जल धाराएं। अब यहाँ पर वायुदाब अधिक है और इधर वायुदाब क्या देखने को मिलेगा, इसके विपरीत वायुदाब कम। यहाँ नीचे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वायुदाब अधिक है तो यहाँ वायुदाब इसके विपरीत हो जाएगा, कम। ये क्यों होता है ऐसा बता दूंगा मैं आपको जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी ज्यादा इतना गहराई में कूदो मत, वरना समझ नहीं आएगा आपके, ठीक है। अब सुनो, बस अभी इतना रखा, दाईं और बाईं ओर। मैंने कहा उत्तरी गोलार्ध में हवा चलेगी दाईं ओर, तो उच्च वायु दाब से हवा किस चल रही है, निम्न की ओर। तो इसका दायां कैसे होगा, ये हाथ दायां है मेरा, तो इधर वाला। अगर मैं नीचे से चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं सामने की तरफ मुंह करके, तो मेरा दायां ये होगा। तो ये दिशा जो है पवनों की वो यहां हो जाएगी। पवनों की जो दिशा है वो यहां हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। और नीचे की ओर अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ निम्न दाब, यहाँ उच्च, तो हवा किस चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न की ओर। तो फिर इनमें दिशा क्या हो जाएगी, इधर वाली, क्योंकि इसका बायां ये होगा। कैसे गुरुजी, ऐसे कैसे किया आपने, तो देखो मान लो मुझे ऊपर से चलना है तो मैं सामने आ जाऊंगा, मुझे यहां से नीचे चलना है, नीचे चलना है मतलब ऐसे ऐसे चलना है, तो मेरा बायां ये रहा, मेरा हाथ बायां ये वाला, तो ये इधर चला जाएगा। सर रीट में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है क्या, बिल्कुल एसएसटी मेंस का जो है ना उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की स्पेशल टॉपिक है आपके, ठीक है। रीट में वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, अब ये लेवल 2 के अंदर, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये जो है, ये जो रेखा है ये 30 डिग्री दक्षिणी साउथ अक्षांश है, ये 60 डिग्री साउथ, ये बीच वाली 30 डिग्री नॉर्थ, और ये 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो व्यापारिक पवनें होती है ना, वही जो है वो यहां से क्या उठाती हैं, महासागरीय जल धाराएं जो है वो उठाती है। कौन सी जल धाराएं, हाँ ठीक है। तो याद रखना, जब व्यापारिक पवनें या जब पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो उस समुद्र के जल में घर्षण होता है, और जिस कारण जो है वो क्या है, महासागरीय जल धाराएं बन जाती है। तो हम लिखेंगे प्रचलित पवनों के अंदर कि जब पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती है, समुद्र के ऊपर से गुजरती है, तो समुद्र के जल में घर्षण होता है, घर्षण होता है। अब कई बार थे देखिए, अरे घर्षण होगा ही, अब ये पवने हैं, पवने गुजरेंगी तो वो जल को तो लाएंगी। अब जैसे यहाँ है, यहाँ कोई पानी पड़ा है, उस पानी के यहाँ ऐसे इस प्रकार से कोई हवा चला दो तो पानी हिलने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा नहीं, वो घर्षण करने लग जाएगा, वही बात है। अब आपको एक बात बताता हूँ,
जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे बढ़िया घर्षण का। हाँ, आपको पता है, जंगलों में आग लग जाती है, उस वो कैसे लगती है पता है? कि जी मान लो घास है, अब वहां वर्षा हुई नहीं है, वो घास सूखेगी, सूखी घास। अब होता क्या है कि जब वहां उसमें क्षेत्र में हवा चलती है, तो जब हवा चलती है तो घास वो हिलेगी, और जब घास हिलेगी तो एक दूसरे के साथ ऐसे घर्षण करती है घास। और घास सूखी होती है, जब एक दूसरे से घर्षण करती है ना, तो वो उसमें क्या लग जाती है? आग। इसलिए अपने देखते हैं कि जंगलों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है ना। हाँ, जीके के लिए 9 बजे क्लास आती है, कौन पूछ रहे हैं क्या? कोई पूछ रहे हैं क्या? मैं साइंस से हूँ सर, चैनल आज फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, साइंस से आप कर रहे हो, तो राजस्थान जीके के लिए आप 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। साइंस में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं, लेकिन राजस्थान जीके बढ़िया देखने को मिलेगा, उसमें 9 बजे क्लास होती है, तो उसमें आप आ सकते हो। ठीक है। ओके। क्लियर। शाबाश। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? अब मैं फिर अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर मैं आपको आगे और समझाता हूं। अब देखो, अब ये ऐसा देखने को मिला, अब एक प्रतीत और होता है, एक चीज और समझना, यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझना, बस फिर ये कंप्लीट आपकी बात। अब क्योंकि आपको बात तो पता लगेगी मेन, ये है महासागर। ये क्या है? महासागर। अब महासागर जो है, पानी जो है वो कहीं ना कहीं उसका किनारा तो होगा। देख किनारा कहां पर है इसका? गुरुजी किनारा दिखाऊं था ना अभी, ओ महासागर है। और इसका जो आपको किनारा मिलेगा वो भी जल्दी मिल ही जाएगा। ये देखो, ये मान लो कोई यहां पर इस प्रकार से महाद्वीप बना हुआ है, और अपन मान लेते हैं कोई महाद्वीप इस प्रकार से यहां बना हुआ है। ठीक है। ये तो क्या है, सुनना ध्यान से, ये हो गए महाद्वीप। ये क्या है भाई? ये हो गए महाद्वीप। और ये जो आपको दिख रहा है, ये हो गया महासागर। अब मैं जो आपको हवाओं की दिशा लेके चल रहा हूं, हवाओं की जो गति बता रहा हूं, वो कैसे बता रहा हूं? ये दिशा मान के चलो, इधर वाली पूर्व है, और इधर वाली जो है पश्चिम है। लेकिन लेकिन अब मान लो कोई ये महाद्वीप है, मान लो, और ये भी कोई महाद्वीप है, सुनना ध्यान से मेरी बात। इस महाद्वीप की यदि बात करें, तो इस महाद्वीप का ये भाग जो पूर्वी होगा, ये भाग पूर्वी होगा, पूर्वी भाग तो है। और ये जो महाद्वीप है, इसका ये भाग जो पश्चिमी होगा। ये बात बताओ, समझ में आई क्या आपको? ये जो तट लग रहा है ना समुद्र के साथ, वो पूर्वी तट लग रहा है, और इस महाद्वीप का जो तट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? पश्चिमी। ये बताओ, समझ में आई क्या? ये बताओ। फिर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ यहाँ। सर सेकंड ग्रेड के लिए करंट इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करो। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे मनीषा जी। और पिछली बार करी तो पिछली बार ये जो हुआ था ना री एग्जाम संस्कृत का, इसमें लास्ट के 3 क्लासें लगाई थी मैंने। ठीक है। और उससे प्रश्न जो है वो आगे थे, वो ट्रिलियन ट्रिलियन वाले ना प्रश्न, वो कितने ट्रिलियन हो जाएगी 2030 में, वो सारे प्रश्न आज भी याद है, वो सारे आगे थे। कब तक पूरी होगी क्लास? बस 10 एक मिनट की क्लास हो रहा है, कारण कारण बता दूं आज, बाकी काल पढ़ांगा। ठीक है। सुनो, साहसी, बिल्कुल भाई, सुनो ध्यान से मेरी बात को। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां से कोई जो है जल धारा उठी, अब यहां उठी तो यहां पर वो इतनी तेज नहीं होती, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, और तटों की तरफ जो है वो आपको इसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा देखने को मिलती है। समुद्र में आप देखोगे ना, इतनी ऊंचाई होती नहीं है। अब पास में कोई अवरोध आता है ना, जब ऊंचाई ज्यादा होती है। अब पानी की बाल्टी लियो थे हाथ में, अब पानी की बाल्टी ऐसे फर्श में मार दो, चलता जाएगा चलता जाएगा, जैसे ही किनारा आएगा ना, वो जल लगकर वहां पर ऊंचा हो जाएगा। तो किनारों पर जो है वो एक बात याद रखना, यहां पर जो जल है वो क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। जल क्या हो जाता है? ऊंचा। बहुत बढ़िया। हाँ, इसे बोलते हैं जल टीला। इसे क्या बोलते हैं? जल टीला। तो याद रखना, महाद्वीपों के पूर्वी घाट पर क्या बनते हैं? जल टीला। और जब ये जल धारा इधर से आई, इधर से जो जल धाराएं आती है पश्चिम से पूर्व, वो अपन पढ़ते हैं कौन सी जल धारा होती है? गर्म जल धारा। तो ये कौन सी जल धारा देखने को मिलेगी? गर्म जल धारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, पूर्वी तटों पर हमेशा, पूर्वी तटों पर हमेशा गर्म जल धारा मिलती है। गर्म जल धारा जो है वो मिलती है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। जल धारा पाई जाती है, ये प्रश्न याद रखना। पूर्वी जो तट होगा वहां पर देखो, अब ये आपको मैंने बहुत बातें बताई, घर्षण हो रहा है इस प्रकार से चल रही है। अब यहां पर आते ही वेग ज्यादा होता है और टीला ऊंचा बनते ही यहाँ गर्म हो जाता है, जिस कारण यहाँ जो जल धारा बनेगी, आगे गर्म ही वह भटुआई, तो और 8वीं जल धारा बनी, वह कौन सी बनी? ये टीला ऊंचा हुआ और यहाँ गर्म जल धारा बनी। सर 12 तक चलेगा क्या क्लास? 12 बजे तक? क्या 12 बजे तक इतनी, हाँ मान के चलो इतना हल हो सकता है आज, 12 बजे तक ये क्लास चल सकती है। सर लेबर साइंस का पेपर फर्स्ट ये हो गया क्या?
नहीं, दो होंगे, जीके भी आएगा ना। जीके तो देखो उसमें राजस्थान भी है, भारत भी है, विश्व भी है। लेब असिस्टेंट का बैच है, अगर कोई साथी पढ़ना चाहता है मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइन लेब असिस्टेंट और रीट मेंस का बैच जो है वो कल से शुरू है 10 बजे ऑफलाइन। सूरतगढ़ में विजन इंस्टीट्यूट है, खेजड़ी मंदिर के पास है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, विजन इंस्टीट्यूट के नंबर है ये। ठीक है, ऑफलाइन बेच रहेगा, केवल ऑफलाइन। क्या गुरुजी ऑनलाइन? ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यही है ऑनलाइन। क्या गुरुजी मारा हूँ, कोर्स ले लो, माना कोर्स दे दो है। मेरे जोधपुर के बच्चे का एक मैसेज आया था, एक उदयपुर से आया था, एक जयपुर से भी आया था। ये जो 2-3 क्लास लिए इसमें काफी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कि गुरुजी कोर्स। लालच नहीं है 1% भी। लालच होता तो इतना 12 बजे तक 11 बजे तक जाके कौन पढ़ाता? और नहीं तो कोर्स की अभी धराधर रहा है तो सोच के देखो, अभी ये क्लासेस की कितनी थाने कोर्स हमारा बताए हुए हैं। नमस्ते सर जी, ब्यूटी ऑफ नेचर, बहुत बढ़िया। प्रकृति की सुंदरता है, क्या नाम लिखा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां जल जो है वो ऊपर उठेगा। अब ये जल ऊपर उठकर यहां नीचे की ओर जाएगा, इसे बोलते हैं डाउन वैली। फिर नीचे के बाद जो जल है वो इधर की ओर चला जाता है। फिर यहां ये जो आएगा महाद्वीप का पश्चिमी तट, फिर इससे टकराकर ये ऊपर, इसे बोलते हैं अप वैली। और फिर यहां पर जो है वो जल इतना ऊंचा नहीं होता है। यहां से जो जल बढ़ता है, यहां इस प्रकार से घाटी बनती है। ठीक है, ये जल का भाग इतना ऊंचा नहीं होता है यहाँ। ठीक है, यहां पर जो है वो एक घाटी बनेगी इस प्रकार से। फिर ये ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे रोटेशन में चलता है। तो यहां पर ये जो घाटी बनी है, इसको बोलते हैं जल घाटी। उसे बोलते हैं जल टीला। यानी महाद्वीपों के पूर्वी भाग पे जल टीले पाई जाती हैं, देखो टीला बन रहा है ना। और यहां पाई जाती है जल घाटी। एक तो ये प्रश्न याद रखना। ठीक है गुरुजी। अब जब ये पवने, जब ये सॉरी ये जल धारा जो है वो नीचे की ओर जा रही है, इसे तो बोलते हैं डाउन वैली। और ये जो ऊपर की ओर यहां आ रही है, ये बोलते हैं अप वैली। अब आप कितने मर्जी प्रश्न बनाओ, कितने मर्जी, बस इस चीज को समझो बात को, और फिर कितना मर्जी प्रश्न बनाओ सारा सही होगा। हाँ, बहुत बहुत भाई बबलू भाई, धन्यवाद तेरा, बहुत बहुत आभार। ये क्लास मेरे को लग रहा है बढ़िया है, अच्छी जाएगी। व्यू अच्छे आए हैं इस क्लास में। और पहले वाली क्लास में आज तो मतलब दिन बहुत बढ़िया गया है। ठीक है, उप वेलिंग है और इसे बोलते हैं डाउन वेलिंग, ये बात याद रखना। वैली नहीं है, वैली वैसे वैली जैसे रिफ्ट वैली है ना, तो वो भ्रंश घाटियां होती हैं उनको बोलते हैं वैली। ठीक है, यहाँ पर जो वैली होगी वो वेलिंग है, वैली नहीं वेलिंग। तो डाउन वेलिंग मतलब नीचे आएंगी, अप वेलिंग मतलब ऊपर जाएंगी। अच्छा, ये तो आपने बताई गर्म जल धारा है। और ये जो नीचे चलती है गुरुजी, इनका नाम और बता दो, इन्हें क्या बोलते हैं? शाबाश, आप बताओ, इसका नाम पता हो तो, इसका नाम पता हो तो बताओ। तो उपसतही महासागरीय जलधारा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? उपसतही, उप सतही महासागरीय, महासागरीय जलधारा। ये बात बताओ समझ में आई क्या? और जो ये पश्चिमी तट होंगे ना, क्या याद रखना है, ये जो पश्चिमी तट होंगे ना, पश्चिमी ये वाले, यहां हमेशा ठंडी जलधारा देखने को मिलती है। ठंडी जलधारा देखने को मिलती है, क्यों मिलती है बताता हूं, सुनो। जलधारा मिलती है। अब ये ऊपर वाला भाग तो क्या है, गर्म है। अब ये पानी गर्म जैसे नीचे जाएगा तो नीचे जाते ही क्या हो जाएगा, ठंडा। ठंडा हो गया तो, क्योंकि समुद्र ऊपर से तो गर्म, मान लीजिए सूर्य वगैरह के ना, तो ऊपर तो था ना, मतलब टेम्परेचर था ना अधिक मिल्स का, लेकिन नीचे जो है वो तापमान ठंडा ही मिलेगा। तो जैसे ही अपने नीचे आएंगे तो नीचे आते ही इस प्रकार से जो चलेंगी वो पवने आपको क्या देखने को मिलेंगी, ठंडी। तो एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, भूमध्य रेखा के आसपास चलेगी वो तो होगी गर्म, लेकिन जो नीचे की ओर इस प्रकार इस दिशा में चलेगी ना, हमेशा उत्तर ठंडी में ही करना है। अभी कल अपने पढ़ेंगे महासागर चलता रहे, तब देखो ये ट्रिकें सारी काम आएंगी। जो जो मैं यहाँ कारण बताता हूं ना, जिस किसी कोई भी टॉपिक पढ़ा है पहले मैंने कारण बताया अच्छे से, अगर उस कारण को आप ढंग से समझ लेते हो और याद कर लेते हो ना, फिर अपन आगे पढ़ते हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होता आपका, एक सिंगल प्रश्न गलत नहीं होता है। तो ये कारण तीनों मैंने आपको करा दिए हैं। बोलो, कोई दिक्कत है तो बता दियो। कोरियोलिस बल में मैंने बताया था, उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरीय जल धाराओं की दिशा होती है वो कैसे होती है भाई, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर मैंने प्रचलित पवनें बताई थी, पवनों की दिशा इस प्रकार से चलती है जिस कारण घर्षण होता है, और घर्षण के कारण की वजह जल धाराएं बढ़ जाती हैं, है ना। और फिर ये जल धाराएं ऐसे बनेंगी तो यहाँ पर जो ऊंची जल धारा बनेगी और इधर जो है वो गर्म जल धारा जो है वो देखने को मिलेगी। है? ठीक है।
तो अब एक प्रश्न और पूछू क्या? ले, महाद्वीपों के किस भाग में जल ज्यादा इकट्ठा होता है? तो बिल्कुल सिंपल बात है, बता दोगे। यहाँ तो घाटी बनेगी, यहाँ तो जल कम होगा। जल ज्यादा इकट्ठा कहाँ हो रहा है? यहाँ। तो ये जो किनारी भाग है, महाद्वीप किनारी बोलते हैं इसे, ये जो किनारे वाला भाग है, यहाँ जल अधिक होगा। कौन सा? पूर्वी या पश्चिमी भाग? पूर्वी भाग। महाद्वीप का जो पूर्वी तट है वहां जल अधिक देखने को मिलेगा। जी सर, बहुत बढ़िया। चलो, अब अपना जो अगला कारण है वो पढ़ते हैं, और अगला में जो कारण है वो है तापमान, लवणता, बाष्पीकरण। एक में समझो, घनत्व भी लिख लो यहाँ, एक घनत्व भी आ जाएगा, एक में समझ जाओगे। ले भाई, हेडिंग लगाओ। सभी साथी हेडिंग लगाओगे, सभी साथी जो वो हेडिंग लगाओगे। के गुरुजी हेडिंग के लगावा? हेडिंग थे लगाओगा कि द्वितीय कारक। इसको 1 मिनट में समझा दूंगा। मतलब द्वितीयक जो कारण है वो कौन से है? तो इसमें आपको सबसे पहले जो नाम याद रखना है, वो नाम याद रखना है तापमान का। गुरुजी हो गए याद, बहुत बढ़िया है। फिर याद रखोगा वाष्पीकरण का। गुरुजी हो गया याद, बहुत बढ़िया। फिर याद रखोगे लवणता, और फिर घनत्व। घनत्व मतलब होता है जैसे जल का कोई घनत्व है तो कहां पर अधिक होगा कहां कम होगा, वो चीजें। अब यहां पर आपको जो आवश्यकता है वो है एक बहुत बड़े तालाब के महासागर की। इस प्रकार से आपको आवश्यकता किसकी है? माता। ऐसे ही बनाना नोट्स भी आप। अगर मास्टर कौन बनवाओगे थे? हाँ गुरुजी मास्टर बनागा तो काम बहुत होगा था, ऐसा नोट्स बनाएगा। ऊपर यहां पर जो है वो क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। अब सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो आपको देखने को मिलेगी यहां पर। अब सूर्य में क्या होगा? ताप ज्यादा। सूर्य किरणों में यहां सीधी किरणें पड़ेंगी, सीधी किरणें पड़ेंगी, तो यहां पर ताप क्या होगा? अधिक। और जब किसी क्षेत्र का तापमान ज्यादा होता है तो वहां पर वाष्पीकरण देखने को मिलता है। वाष्पीकरण को मतलब वो है जी हाँ, आप कोई चीज देखो थे गर्म करो, दूध न करो या पानी न करो, तो भाप बनकर उड़ने लग जाता है। इसी प्रकार यहाँ घटना देखने को मिलेगी कि ये जो यहाँ का पानी है ये भाप बनकर जो है वो ऊपर उठने लग जाएगा। क्योंकि तापमान ज्यादा हो जाएगा तो पानी भाप बनकर जो कहाँ उठने लग जाएगा? ऊपर की ओर। और सूर्य की सीधी किरणें तो यहाँ पड़ेंगी, तिरछी किरणें जो पड़ेंगी वो पड़ेंगी इनके किनारे भागों पर, इधर। अब याद रखना, जहां पर ताप अधिक होगा वहां का पानी ज्यादा उठेगा। तो इसलिए देखने को क्या मिलता है कि यहाँ का पानी तो ज्यादा उठ जाता है, लेकिन किनारों का जो पानी है वो इतना उठ नहीं पाता है। किनारों का पानी जो है इतना उठ नहीं पाता है, तो किनारे जो है वो ऊंचे हो जाते हैं। और तो इस प्रकार की आपको स्थिति देखने को मिलेगी कि किनारों वाला जो, जैसे ये मान लो कोई यहाँ पर इस प्रकार से कोई महाद्वीप मान लेते हैं अपन, ये रे, ये किनारों पर ये महाद्वीप है कोई। तो आपको देखो खुला समुद्र होता है ना बीच में से, तो वहां पानी ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको किनारों पर पानी ज्यादा देखने को मिलता है। ये मैंने कारण कैसे बताया? महासागरीय वाला मान लो, या एक ये कारण है कि यहाँ सूर्य की किरणों का क्या होगा? तिरछापन। और सीधी किरणें पड़ेंगी तो ताप ज्यादा वहां होगा, ताप होगा तो यहाँ से क्या होगी? वाष्पीकरण। तो तापमान क्या हुआ? जब अधिक हुआ तो यहाँ से क्या है? भाप बनकर जो है वो पवने जो भाप बनकर जो जल है वो ऊपर उठा। अब जल ऊपर उठा तो बताओ, ये जो हवा है इनकी दिशा इधर हुई या नहीं हुई? इनकी दिशा इधर हुई या नहीं हुई? तो यहाँ पर जो है वो जल की जो है, जल इसके वजह से भी हिल रहा है। ये तापमान जो अधिक हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, जल का वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्प बनकर जल ऊपर उठ रहा है, तो इस कारण भी यहाँ के जल में घर्षण हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ऐसे भी जो है वो महासागरीय जल धाराएं बनती हैं। तीसरा, लवणता। लवणता की बात ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी का जो पेपर होता है ना मेन, उसमें आते हैं ऐसे प्रश्न। याद रखना कि कभी भी जल जब वाष्पीकरण बनकर उड़ता है तो लवणता की मात्राओं को साथ नहीं लेकर उड़ता है। तो इसलिए आपको बीच वाले भाग में जो लवणता है वो अधिक देखने को मिलेगी। लवणता जो है वो क्या देखने को मिलेगी? अधिक। अब मेरी बात सुनो। जी हाँ, मान लो ये एक टोपिया है पानी का भरा हुआ, ठीक है। इसके अंदर आप नमक डाल दो और पानी डाल दो, नीचे से चला दो गैस, चल गया। अब क्या होगा? भाप बनकर पानी तोड़ने लग जाएगा, लेकिन जो नमक होगा ना, नमक, नमक में होती है लवणता की मात्रा, तो नमक जो है वो नहीं उड़ेगा, नमक नहीं उड़ेगा।
ये देखना आप। ठीक है। हाँ। अब कई बार से देखियो कि जो रंग डालते हैं ना चुन्नी वगैरह में, तो उसमें नमक डाला जाता है, तो ताकि वो रंग वगैरह जल्दी फेट ना हो, उड़े ना रंग, इसलिए डाला जाता है। समझ में आ गई ना बात मेरी? तो लवणता की, जब भाप बनकर जल उड़ता है तो लवणता नहीं उड़ती है, सिर्फ जल जल ऊपर उड़ता है। इसलिए याद रखना कि यहां पर लवणता की मात्रा जो क्या देखने को मिलती है, अधिक देखने को मिलती है। और घनत्व आप देख सकते हो जल का कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा और कम कहाँ मिलेगा। तो जिस कारण जो है, ये सभी के सभी कारण जो होंगे यहां पर जो है महासागरीय जल धारा बनाने में उत्तरदायी माने जाएंगे। तो दो कारण मैंने आपको यहां पर आज की क्लास में पढ़ाए हैं। बोलो समझ में आई कि? अब दूसरा पॉइंट अपने पढ़ेंगे महासागरीय जल धाराओं को। अगली क्लास में मैं कोशिश करता हूँ ये अपने टॉपिक जो वो पूरा कर देंगे। ठीक है। ओके। हाँ ओके बोलो, तो आज की क्लास थाने किया लगी? अगर जो चीज अभी भी समझ नहीं आई तो मेरे से एक बार फिर पूछ लो, और कमेंट कर दिया करो। कोई चीज समझ ना आए तो मैं जवाब दे दिया करूंगा, वरना अगली क्लास में बता दूंगा, है ना? कोई चीज कोई बड़ी बात नहीं है, देखो हो जाता है। बाकी ऐसा कोई क्लास में बचता नहीं है डाउट की, मुझे लगता नहीं है कि बचे। फिर भी एक आधो कोई बात हो जाती है, कई बार समझ नहीं आती है, पहली बार बताया हुआ। तो पूछ लिया करो, कमेंट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और कमेंट जरूर कर दिया करो क्लास कैसे लगी, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, है ना, तो उसका फायदा जो है वो मिल रहा है। ओके। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में। और कल जिगो है वो आप वही टॉपिक आगे शुरू करांगा, 11 बजे अपनी प्रतिदिन क्लास होती है रात को। ठीक है। जय हिंद जय भारत। इकोनॉमिक्स एसएसटी वालों टेंशन मत लो, इकोनॉमिक्स की क्लासेस जल्दी शुरू कर देंगे। या तो अगर देखो मैं डेली तो ऐसे रूटीन में तो लगाऊंगा नहीं, अगर ये आप चाहो तो फिर मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया करूंगा, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।